हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो गाइस, आज की कहानी है गवित सिस्टर्स की। जून 1993, मुंबई पुणे हाईवे खपोली के सुनसान झाड़ियों के पास एक बच्चे की लाश मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये लाश 1 साल के बच्चे बंटी की है। बंटी अकेला नहीं था। 1990 से लेके 1996 तक वेस्टर्न महाराष्ट्र के आसपास से कई बच्चे गायब हुए थे और कई बच्चों की बॉडी सुनसान इलाकों में मिली थी। और ये काम था 3 चालाक औरतों का, एक माँ अंजनाबाई और उसकी 2 बेटियाँ रेणुका और सीमा, द गवित सिस्टर्स। अंजनाबाई ने 1973 में अपने एक लवर के साथ भागकर नासिक से पुणे आ गई थी और उसकी पहली बेटी रेणुका का जन्म हुआ। रेणुका का पिता एक ट्रक ड्राइवर था और अंजना और रेणुका को छोड़कर भाग गया था। अंजना मामूली छोटी मोटी चोरी चकारी करती थी और उसी चोरी चकारी से वो अपना जीवन बिता रही थी। जल्द ही अंजना ने मोहन गवित नामक एक रिटायर्ड सोल्जर से शादी कर ली। 1975 में उनके घर एक बेटी सीमा का जन्म हुआ। अंजना की चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी थी। मोहन को आए दिन पुलिस के सामना करना पड़ रहा था, पुलिस की हैरासमेंट का सामना करना पड़ रहा था और मोहन पुलिस के इन्हीं चक्करों से बहुत तंग आ चुका था। लेकिन अंजना चोरियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी आदतों से मजबूर थी। इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर मोहन ने अंजना बाई को छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद मोहन ने दूसरी शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। पर वहीं दूसरी ओर अंजना बाई के दिल में बदले की भावना घर कर चुकी थी। उसकी चोरियां बढ़ती जा रही थी और वहीं उसने अपनी बेटियों को भी चोरियां करना सिखा दिया था। अभी तीनों माँ बेटियां मिलकर चोरी कर रही थी। महाराष्ट्र के बहुत सारे मंदिरों में वो लोग चोरी करते थे। जब लोग भक्ति में लीन होते थे तब ये चोरियां करती थी। स्पेशली औरतों के गहने ये चोरी करते थे। इसी से वो लोग अपनी ज़िंदगी चला रहे थे, चोरी कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी में खा पी रहे थे, ऐश कर रहे थे। 1989 में रेणुका ने यानी अंजना की बड़ी बेटी ने किरण शिंदे नामक एक टेलर से शादी कर ली और उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। चोरियों का सिलसिला अभी तक जारी था। 1990 में पुणे के एक मंदिर में चोरी करते हुए रेणुका रंगे हाथों पकड़ी गई। अब उसे लगा कि अब वो रंगे हाथों पकड़ी गई है और अब जेल में जाने से उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके साथ उसका छोटा सा बेटा था और वो चीख चीख के बोलने लगी, अरे मेरे साथ एक मेरा छोटा सा बेटा है, भला मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ। और सबका ध्यान उसकी चोरी से भटक गया। उसने अपने बेटे को यूज़ किया और सभी से सिंपैथी भी गेन की। इस तरह वो अपने बेटे को इस्तेमाल कर कर सज़ा से भी बच गई। जब उसने अपनी माँ और बहन को बताया कि आज वो इस तरह चोरी करते हुए पकड़ी गई और उसने अपने बेटे का इस्तेमाल किया, लोगों की सिंपैथी गेन की, तो उनके दिमाग में एक बहुत ही खौफनाक आइडिया ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा क्यों ना वो छोटे बच्चों को अपनी ढाल बनाकर अपनी चोरी में इस्तेमाल करें। वो लोग मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, कोल्हापुर जैसे शहरों से छोटे बच्चों को किडनैप करने लगे और उनके ज़्यादातर विक्टिम्स 1 साल से लेकर 5 साल तक की उम्र के गरीब बच्चे होते थे
जिनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने बच्चों को ढूंढ सकें, पुलिस में रिपोर्ट करवा सकें, और अगर रिपोर्ट भी करवाएं तो गरीब बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, भिखारियों के बच्चे हैं, इतना कोई ध्यान देगा नहीं उनकी तरफ। जुलाई 1990 में रेणुका ने एक भिखारी के बच्चे को किडनैप किया, चोरी किया और उसे लेकर कोल्हापुर चली आई। उन्होंने उसका नाम संतोष रखा। ना जाने उसने कितनियां चोरी की संतोष को अपनी ढाल बनाकर। 1991 में वो कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में एक लेडी का पर्स चोरी करते हुए पकड़ी गई। उस टाइम वो 1 साल का बच्चा संतोष अंजना बाई के पास था। जैसे ही वहाँ शोर मचा कि ये औरत पर्स चोरी कर रही थी, अंजना बाई ने संतोष को ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा, गिरा दिया। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और सभी का ध्यान रेणुका से हटकर उस छोटे बच्चे की ओर चला गया। और जैसे ही सबका ध्यान भटका, रेणुका वहाँ से भाग निकली। अंजना बाई जब संतोष को मंदिर से लेकर निकली तो उसकी रो रो कर बुरी हालत थी। उस बच्चे को बहुत सारी चोटें लगी थी। अंजना बाई अंदर ही अंदर डर गई कि इस बच्चे की रोने की आवाज़ से कहीं हम पकड़े ना जाएं। और उसने सामने देखा एक इलेक्ट्रिक पोल। उसने संतोष के सिर को ज़ोर ज़ोर से इलेक्ट्रिक पोल पर मारना शुरू किया, जब तक संतोष अपनी जान से हाथ ना धो बैठा, और उसके बाद उसकी बॉडी को दूर फेंक दिया। ऐसी ही एक बच्ची गौरी, जो कि 1.5 साल की थी, उनका शिकार हुई। जब गौरी रोने लगी, उन्हें परेशान करने लगी, तो उन्होंने उसे मारकर उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर एक बैग में डाल दिए। उसके बाद वो लोग उषा टॉकीज गई, वहाँ उन्होंने मूवी देखी, और जब वो लोग मूवी देख रहे थे तो वो बैग उनकी सीट के नीचे ही था। उसके बाद उन्होंने वो बैग लेडीज़ रूम में ही छोड़ दिया। ना जाने उन्होंने कितने बच्चों को बेरहमी से मार डाला था। किरण शिंदे, जो कि रेणुका का पति था, वो भी बॉडीज डिस्पोज करने में उन लोगों की मदद किया करता था। 1990 से 1996 तक उन लोगों ने 40 बच्चों को अपना शिकार बनाया था। आज तक वो जिन भी बच्चों को अपना शिकार बनाती आई थी, वो या तो किसी भिखारी के या बहुत गरीब के बच्चे थे। पर अक्टूबर 1996 में उन्होंने एक ऐसी गलती की जिसने उनकी सारी काली करतूतों से पर्दा उठा दिया। अक्टूबर 1996 में मोहन गवित नासिक पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने अपनी 9 साल की बेटी क्रांति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, और उन्होंने कहा कि उन्हें शक अंजना बाई और उसकी 2 बेटियों पर है। अंजना, उसकी 2 बेटियां और किरण अंडरग्राउंड हो चुके थे ताकि वो पकड़े ना जाएं, और नफ़रत की भावना उनके मन में इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब उन्होंने मोहन की छोटी बेटी को किडनैप करने का प्लान बनाया। बदले का भूत उनके सर पर इस तरह सवार था कि पकड़े जाने का डर भी उनके मन से निकल चुका था, और वो लोग दोबारा शहर में आ पहुँचे। और यही उनकी एक गलती ने नवंबर 1996 को उन्हें अरेस्ट करवा दिया। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तीनों को। जब इन्वेस्टिगेशन में उनके नासिक के घर पर पुलिस ने रेड मारी तो वहाँ कुछ छोटे बच्चों के खिलौने और बहुत सारे खून के दाग लगे हुए कपड़े पुलिस ने बरामद किए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों ने शक्लें तो इतनी मासूम बनाई कि जैसे ये देवियाँ हैं, कुछ गलत कर ही नहीं सकती। लेकिन आखिर में पुलिस की सख्ती के आगे सीमा अपनी चुप्पी तोड़ बैठी। उसने कबूल किया कि उन्होंने ही मोहन की बेटी को मारा और गन्ने के खेत में उसकी बॉडी को दबा दिया। ने ये भी कबूल किया कि सब कुछ उसने अपनी माँ अंजना बाई के कहने पर किया, क्योंकि वो अपने पति मोहन से बदला लेना चाहती थी। सीआईडी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग गई। नासिक के घर से जो कपड़े मिले थे
वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस के थे। तो पुलिस को इस चीज़ की भिनक तो थी कि इनके बहुत सारे विक्टिम्स थे और बहुत सारी अलग अलग उम्र के बच्चे इनके विक्टिम बने। इस केस में टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब रेणुका के पति किरण ने सज़ा के डर से सरकारी गवाह बनने की अर्जी दी। उसने अपनी पत्नी, अपनी सास और अपनी साली की हर काली करतूतों से पर्दा उठा दिया। उसने पुलिस को हर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, कहाँ डेड बॉडीज़ डिस्पोज की हैं, हर डिटेल इन्फॉर्मेशन उसने पुलिस को दी और पुलिस की मदद करने के लिए कोर्ट से उसे माफ़ी भी मिल गई। 1997 में अपनी बीमारी के चलते अंजना बाई की कस्टडी में ही मौत हो गई। अभी तक तो केस का ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ था। जब पुलिस ने इस केस का ट्रायल शुरू किया तो किरण समेत 150 गवाहों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। जून 2001 में कोल्हापुर सेशन कोर्ट ने 13 किडनैप्स, 16 मर्डर्स जिनके की एविडेंस अवेलेबल थे, इनके चलते उन दोनों को सजाए मौत सुनाई। 2004 पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इनकी डेथ सेंटेंस को अप्रूव किया और 2006 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी फांसी की सज़ा को कायम रखा। 2014 में प्रेसिडेंट ने इनकी अर्ज़ी को खारिज कर दिया और इनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। उसके बाद इन लोगों ने अर्ज़ी डाली बॉम्बे हाई कोर्ट में कि उनकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट से जवाब आने की देरी में ये लोग बुरी तरह से मेंटल हरास हो चुकी हैं, मेंटल टॉर्चर हुआ है, रोज़ ये मर रही हैं इसी डर से कि इनकी मौत कब आएगी। और 18 जनवरी 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी ये अर्ज़ी स्वीकार कर ली। प्रेसिडेंट से मिलने में जवाब में देरी होने के कारण इनका जो मेंटल हरासमेंट हुआ उसी को मद्देनज़र रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। इन लोगों को खुद ही याद नहीं है कि इन्होंने कितने बच्चों को अपना शिकार बनाया। ये थी पूरी कहानी गवित सिस्टर्स की। इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हों तो लाइक करिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी हमारी वीडियोस शेयर करिएगा। और कल फिर मिलेंगे एक न्यू कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।